हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट एकदम VVI 200 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो इंपॉर्टेंट क्लास है उसे शुरू किया जाए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए और एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया बच्चे बोल रहे जी सर एकदम क्लियर है। क्लास को शुरू किया जाए। चलिए क्लास को शुरू करते। काफी इंपॉर्टेंट देखिए 17 फरवरी के दिन आपको पता है कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और उसके लिए 200 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसमें का आपको याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पे आपको बस मैसेज कर देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का बाबू प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है ना ये भारत में आपको याद रखना है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये किस पाठ का है तो आपको याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बाबू तो निबंध है, आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए पेड़ पर कमरा किसकी रचना है ये आपको बताना है कि पेड़ पर कमरा किसने लिखा है। तो पेड़ पर कमरा बाबू किनकी रचना है तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। जो विनोद कुमार शुक्ल है ना ये लिखे थे पेड़ पर कमरा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, एकदम VVI क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। अब यहां पे आपको बताना है कि जो BR नारायण है वो किस कहानी का अनुवाद किए हैं। तो BR नारायण जो है बाबू किस कहानी का अनुवाद किए हैं तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। जो दही वाली मंगमा कहानी है इसका अनुवाद किसने किया है तो आपको याद रखना है BR नारायण। और दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है तो दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके लेखक है श्रीनिवास, आपको याद रखना है। और इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मंगमा कौन सा काम करती थी तो मंगमा दही बेचने का काम करती थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ यहां पे आपको बताना है। तो कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ तो आपको याद रखना है 1961। 1961 में कावित्री अनामिका का जन्म हुआ, आपको याद रखना है। और जो कावित्री अनामिका है ये बिहार में है। इनका जो मतलब इनका जन्म कहां पे हुआ तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर में हुआ, जो बिहार में है, आपको याद रखना है। तो इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ, बिहार में, आपको याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ तो 1961 में। और जो कावित्री अनामिका है ना ये कौन सा कविता लिखी है 10th में तो आपको याद रखना है अक्षर ज्ञान कविता। जो अक्षर ज्ञान कविता है कौन लिखी है तो आपको याद रखना है कावित्री अनामिका जो है अक्षर ज्ञान कविता लिखी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि घानानंद की भाषा क्या थी। यानी जो घानानंद थे ये किस भाषा में अपनी कविताओं को लिखते थे तो आपको याद रखना है जो घानानंद थे ना ये ब्रज भाषा में लिखते थे, इसे आपको याद रखना है। किस भाषा में ब्रज भाषा में, आपको याद रखना है। और घानानंद बाबू किसमें सिद्ध थे तो आपको याद रखना है घानानंद जो थे वो किसमें सिद्ध थे तो आपको याद रखना है धनछारी में, सवैया और धनछारी में, इसे आपको याद रखना है। तो धनछारी में ये क्या थे बाबू सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना। और घानानंद का वध किसने किया तो घानानंद को बाबू किसने मारा तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों ने घानानंद को मार दिया, इसे आपको याद रखना। और घानानंद किसके पीर मुर्शिद थे तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के ये पीर मुर्शिद थे, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं। तो प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं तो घानानंद को कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया है। अब किसके अनुसार आपको बताना है कि जो सेन साहब के घर के सिद्धांत थे वो बदल चुके हैं। तो किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत बदले जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा के लिए घर में कोई भी नियम नहीं है, वो उसको जो मन करे वो कर सकता है। तो सेन साहब का जो भी खानदान से नियम चल रहा था उसको जो खोखा है वो नहीं मानता है, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि खोखा किसका लड़का है, तो खोखा आपको याद रखना है सेन साहब का लड़का है। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंगस को मिला था। वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था, तो आपको याद रखना है जो वारेन हेस्टिंगस था ना, ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है। और इसे ही आपको याद रखना है, दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। और 172 दारिस नामक सोने के सिक्के कहां से मिले, तो आपको याद रखना है बनारस के पास, ठीक है ना। कहां से मिला, बनारसी लिखता है, बनारस के पास या बनारसी के पास मिला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी जो ढाते विश्वास कहानी है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहां की कहानी है और इस कहानी में किसका जिक्र किया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी में आपको याद रखना है बाढ़ का जिक्र किया गया है, आपको याद रखना है इसमें बाढ़ को दिखाया गया है। और ये कहां की कहानी है, तो ढाते विश्वास कहानी है, आपको याद रखना है उड़ीसा का। और उड़ीसा में कौन सी भाषा बोला जाता है, तो आपको याद रखना है उड़िया भाषा बोला जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो आपको याद रखना है उड़िया भाषा से अनुदित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो ढाते विश्वास कहानी के लेखक है सतकौड़ी होता, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, आपको बताना है। तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में ये किनकी पंक्ति है, तो आपको याद रखना है ये है रेनर मारिया रिल्के। क्योंकि ये बोलते हैं कि जब मैं प्रभु दूर चट्टानों की ठंडी गोद में चला जाऊंगा, यानी जब मैं मर के दफन हो जाऊंगा, तो आपको कौन मतलब आपकी सेवा कौन करेगा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों के द्वारा रविंदोत्तर युग के, किस युग के, रविंदोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो किस कविता को रविंदोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो आपको याद रखना है वनलता सेन। वनलता सेन जो कविता है इसको रविंदोत्तर युग का सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता माना गया है, इसे आपको याद रखना है। और वनलता सेन के लेखक कौन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है वनलता सेन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जीवानंद दास है। और जो जीवानंद दास है ना, आपको याद रखना है ये बंगाली भाषा के एक प्रमुख कवि हैं, आपको याद रखना है। और यही लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर कविता किसने लिखा है, तो जीवानंद दास जी ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या यहाँ पे अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो आपको याद रखना है हृदय की शिक्षा। क्या है, हृदय की शिक्षा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। जो गांधी जी हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा को हृदय की शिक्षा मानते थे, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको याद रखना है गांधी जी। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। जब लेखक अविन्यो गए थे, आपको पता है लेखक अविन्यो गए और अविन्यो में कितने दिनों तक रहे, 19 दिनों तक रहे। तो 19 दिनों में ये लेखक जो है कितने गद्य लिखे और कितने कविता लिखे, ये आपको याद होना चाहिए। तो कितने गद्य लिखे थे, तो आपको याद ना 27 को गद्य लिखे थे और 35 कविता लिखे थे, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कितने गद्य लिखे थे,
तो आपको याद रखना 27 गो गद्य लिखे थे और कितनी कविता लिखे थे। अगर कविता पूछेगा तो 35 गो कविता यहां पे लिखे थे। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि लेखक अपने साथ अभिनव क्या लेकर गए थे, तो आपको याद रखना है टेप ले गए थे, टाइपराइटर ले गए थे और 2-4 किताब ले गए थे। लेखक अभिनव क्यों गए थे, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो आपको याद रखना है रंग समारोह में भाग लेने के लिए। किसमें? रंग समारोह में भाग लेने के लिए। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि रंग समारोह कब मनाया जाता था या रंग समारोह कहां मनाया जाता था, तो ये फ्रांस में मनाया जाता था। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। अब यहां पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी आपको याद रखना है सीता वाला कहानी आपको याद रखना है, जिसमें सीता है और उनके 3 लड़के हैं, ठीक है ना। तो ये राजस्थानी भाषा से ये कहानी है, आपको याद रखना राजस्थानी भाषा का कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो सावर दहिया। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है, सावर दहिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पपाती को कौन सा रोग था। तो भाई पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस रोग था। ये आप लोग याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, तेज बुखार होता है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आता है कि पपाती की मतलब मम्मी का क्या नाम था। तो पपाती का मम्मी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है पपाती की जो मम्मी थी उसका नाम था वल्ली अमाल। और आपको याद रखना है यह भी कि पपाती कितने साल की थी, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पपाती जो थी ये 12 वर्ष की थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वीरेंद्र अग्रवाल को बाबू किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसे आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है। परदेश की विद्या का मतलब हुआ विदेशी विद्या पढ़ने से लोगों को दिमाग में क्या हुआ है, तो परदेश की विद्या पढ़ने से जो लोगों की बुद्धि है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। सबकी जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। नगर कहानी में बाबू कौन है, तो वही पपाती है और उसकी मां वल्ली अमाल है, आपको याद रखना है। तो नगर कहानी के लेखक कौन है, तो नगर कहानी के लेखक है, आपको याद रखना है सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता है, आपको याद रखना है। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का जो वास्तविक नाम है वो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। एस रंगराजन, इसे आपको याद रखना है। एस रंगराजन का मतलब क्या, सुजाता रंगराजन, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और नगर कहानी किस भाषा की कहानी है, तो जो नगर है बाबू आपको याद रखना है ये तमिल भाषा की कहानी है, ठीक है ना। किस भाषा की कहानी है, नगर कहानी, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नगर कहानी है ये तमिल भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार जो नाखून है बाबू ये किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है ये पाश्विक वृत्ति। पाश्विक वृत्ति का मतलब क्या होता है बाबू, पशुता का ये निशानी है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसने पूछा, तो नाखून क्यों बढ़ते, ये प्रश्न किसने पूछा लेखक से, छोटी बेटी ने। अगर क्वेश्चन आएगा किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे नाखून, तो गौड़ देश के लोग बड़का बड़का नाखून पसंद करते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1907 में। 1907 में आपको याद रखना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, रही रास किसकी रचना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रही रास किसकी रचना है। तो रही रास हो गया, जप्पू जी हो गया, आशा दीवार हो गया, ये सब कौन लिखे हैं, तो आपको याद रखना है जो सिखों के पहले गुरु हैं, गुरु नानक जी, इनका नाम आपको याद रखना है। जो गुरु नानक जी हैं ये लिखे हैं, रही रास लिखे हैं, जप्पू जी लिखे हैं, आपको याद रखना है, आशा दीवार लिखे हैं, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि सिख धर्म का स्थापना किसने किया, तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक जी किए थे, आपको याद रखना है। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे सिखों के पहले गुरु कौन है, तो गुरु नानक जी हैं, आपको याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा इनका जन्म
कहां पे हुआ था? तो लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और इनके जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो इनके जन्म स्थान को बाबू क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, इनके जन्म स्थान को कहा जाता है ननकाना साहब, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्मी है बाबू, इसके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं? कोलकाता में करते हैं। आपको याद रखने, तो क्वेश्चन बहुत आता है। लेकिन लक्ष्मी का जो बड़े लड़के थे उनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना अच्युत, इसे आपको याद रखना है। और गांव में अगर क्वेश्चन आएगा कि गांव में पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुड़ निधि था, इसे आपको याद रखना है। और गुड़ निधि ने किस संगठन का स्थापना किया? तो आपको याद रखना है, या किस दल का स्थापना किया? तो स्वेच्छा सेवक दल। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? गुड़ निधि ने किया, आपको याद रखना है। और गुड़ निधि, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि गुड़ निधि जो है अभी कहां से लौटा था? तो गुड़ निधि बाबू कहां से लौटा था? तो जो गुड़ निधि था ये कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या में जो कवि हैं और आपको बताना है कि वो शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। तो वो शहर को आपको याद रखना है, शहर को आपको याद रखना है, शहर को नादिरों से बचाना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। शहर को किससे बचाना चाहते हैं? नादिरों से, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। देश को किससे बचाना चाहते हैं? तो देश के दुश्मनों से। और गांव को किससे बचाना चाहते हैं? ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है। गांव को किससे बचाना चाहते हैं? तो गांव को लुटेरों से बचाना चाहते हैं। देश को किससे बचाना चाहते हैं? तो देश के दुश्मनों से। शहर को किससे बचाना चाहते हैं? तो नादिरों से बचाना चाहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो गांधी जी बाबू दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से 1914 तक गांधी जी रहे दक्षिण अफ्रीका में। ये डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1893 से 1914 तक रहे, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो गांधी जी है ये भारत कब लौटे? तो गांधी जी बाबू भारत कब लौटे? 1915 में, इसे आपको याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? तो गांधी जी साबरमती आश्रम की भी स्थापना कब किए थे? 1915 में, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज हैं, आपको याद रखना है, जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये नर्तक थे, डांस करते थे। और पंडित बिरजू महाराज कौन सा मतलब डांस करते थे, कौन सा नृत्य करते थे? तो आपको याद रखना है, कथक नृत्य करते थे, आपको याद रखना है। और इनका जन्म लखनऊ घराने में हुआ था। और ये किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखना है, जब पंडित बिरजू महाराज 27 साल के थे तो इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि माली मालिन किसे कहा है? तो अब आपको बताना है कि जो कवि है, कौन से कवि? तो आपको याद रखना है रसखान। जो रसखान है ये माली मालिन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, कृष्ण और राधा जी को क्या बोलते हैं? प्रेम रूपी बगीचा का माली मालिन बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कौन थे? तो आपको याद रखना है रसखान। जो रसखान थे किनके भक्त थे? तो कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि यहां पे मंगू के अलावा उनकी मां की कितनी संतानें थी, आपको बताना है। तो मंगू की मां के अलावा, सॉरी, मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू को ले लिया जाएगा। तो एगो मंगू थी, उसकी बड़ी बहन का नाम कमू था, और 2 लड़के थे जिनका शादी हो गया था, ठीक है ना। तो यानी टोटल 4 लोग थे। अगर मंगू के अलावा बोल रहा, अगर मंगू को छांट दिया जाए तो कितना होगा? आपको याद रखना है 3 गो, ठीक है ना। तो मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? 3 गो थी। और मंगू को लेके कितनी थी? तो 4 गो थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय बाबू इनका जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है, अज्ञेय का जन्म आपको याद रखना है 1912 में हुआ, इसे आपको, सॉरी, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1911 में। और इनका जन्म कहां पे हुआ? उत्तर प्रदेश के, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो अज्ञेय है ना, वो हिरोशिमा कविता लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो दिनकर जी है ना, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये बिहार के बेगूसराय जिले में एक सिमरिया गांव है इनका, वहां पे जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा कि दिनकर को यहां पे आपको बताना है किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना है उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और संस्कृत के 4 अध्याय पे क्या मिला था, तो 100 से संस्कृत के 4 अध्याय, और 100 से क्या होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था आपको याद रखना है, वो संस्कृत के 4 अध्याय पे मिले थे, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो नौबत खाने में इबादत में कौन है, बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, आपको याद रखना है। और जो बिस्मिल्लाह खां है बाबू, आपको याद रखना है, उन्हीं का पाठ है नौबत खाने में इबादत। और नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। ये सब आपको याद होना चाहिए। और नौबत खाने में इबादत पाठ क्या है बाबू, तो व्यक्ति चित्र है। इसमें व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया, उसके जीवन का चित्रण किया गया है, आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं, ये लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है, तो आपको याद रखना है 7वीं पीढ़ी के ये कलाकार हैं। आपको याद रखना है बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो आपको याद रखना है 50 रुपया। 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि सीता जो है वो रुवासी क्यों हो गई, तो सीता रुवासी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देकर जो सीता है बाबू वो रुवासी हो गई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वो कब से मिलते हैं, तो आपको याद रखना है 8वीं सदी से। कब से, आपको याद रखना है 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। आपको बताना है कि जो बहादुर था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। बहादुर कहां से भाग कर आया था, ये सब क्वेश्चन आता है, तो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। और बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, तो आपको याद रखना है 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था, आपको याद रखना है। और चोरी का इल्जाम किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदारों ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब यहां पे आपको बताना है जो भारत माता कविता है इसमें भारत मां का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो आपको याद रखना है यथा तथ्य, यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत माता क्या है, तो या भारत माता कहां पे निवास करती हैं, तो आपको याद रखना है भारत माता जो है ये गांव में निवास करती हैं, आपको याद रखना है। फिर अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि भारत माता की कितनी संतानें नग्न तन है, तो आपको याद रखना है 30 कोटि यानी 30 करोड़ जो भारत माता की संतान है वो नग्न तन है, आपको याद रखना है। भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का जो आंचल है वो धूल भरा है। भारत माता का श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की गई है, तो आपको याद रखना है छाया युक्त चंद्र से। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है बाबू, तो आपको याद रखना है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, वो लोग सोचते हैं कि अगर लोहार का बेटा लोहार बनेगा तो अच्छा काम करेगा, दर्जी का बच्चा दर्जी बनेगा तो अच्छा काम करेगा, इसे आपको याद रखना है। कार्य कुशलता के लिए इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ये बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो आपको याद रखना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश में भाषण था, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, तो आपको याद रखना है ललई सिंह यादव। और ललई सिंह यादव इसको क्या किए हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण करके और इसका नाम दिए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, इसे आपको याद रखना है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कहा, किसने कहा कि ऐसे लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं, तो ये बाबू किसने कहा था, सेन साहब ने बोला था, इसे आपको याद रखना है। यहां
यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बात किसको बोले थे कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनेंगे, तो ये मदन के लिए बोला गया था। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत यहां पे नवजीवन का संचार हो चुका है। अब यहां पे आपको बताना है किसके अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हो चुका है, तो आपको याद रखना है नीति कथा। नीति कथा के क्षेत्र में अध्ययन में आपको याद रखना है नवजीवन का संचार हो चुका है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 40 नंबर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियां बाबू क्या होती है, तो जो अनजान स्मृतियां होती है, जिसके बारे में नहीं पता है, जो अनजान स्मृतियां होती हैं उसे ही यहां पे सहजात वृत्ति बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। जो नागरी लिपि के शुरुआती लेख है बाबू, ये हमें कहां से मिलते हैं, तो नागरी लिपि के जो शुरुआती लेख हैं ये आपको याद रखना है दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, दक्षिण भारत से मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख हमें कहां से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बेतमा दान पत्र का समय क्या है। तो बेतमा दान पत्र बाबू कब का था, तो जो बेतमा दान पत्र था ये 1020 ईस्वी का था, इसे आपको याद रखना है। और बेतमा दान अगर पूछे कि बेतमा दान कहां है, तो ये इंदौर के पास है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर भाई लेखक के घर से क्यों चला गया, कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो बहादुर है बाबू लेखक का घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि बहादुर को अब सारा काम करना पड़ता था, ठीक है ना। सब लोग बहुत आराम से रहते थे, सब लोग आलसी हो गए थे, जितना भी काम होता था बहादुर से करवाते थे। और बहादुर से अगर गलती होती थी, अगर नहीं भी होती थी, तो बहादुर को भला बुरा बोला जाता था, मारा भी पीटा जाता था, और लास्ट में इस पे चोरी का भी आरोप लग गया, तो इससे आहत हो गए, वो घर छोड़ दिया। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य का संपूर्ण ज्ञान हमें किस व्यवस्था में मिलेगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य का संपूर्ण ज्ञान का किस आपको व्यवस्था में मिलेगा, तो आपको याद रखना है समाजवाद व्यवस्था में। तो समाजवादी व्यवस्था में आपको याद रखना है, यहां पे साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान मिलता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, 4 फरवरी 1938, ये डेट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां पे हुआ, लखनऊ में हुआ। और लखनऊ घराने की ये कौन सी पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि द माजेलो द अविन्यो किनकी कृति है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पे द माजेलो द अविन्यो किसने लिखा है। तो यहां पे माजेलो द अविन्यो किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है ये पिकासो ने लिखा है। किसने लिखा है बाबू, याद आपको रखना है, ये पिकासो ने लिखा है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लाल शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाल शतरुज है, आपको याद रखना है लाल शतरुज क्या है, तो ये भी एक ईसाई मठ है। और इसका धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक आपको याद रखना है लाल शतरुज का धार्मिक उपयोग होता रहा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया। तो मछली जो कहानी है आपको याद रखना है। सबसे पहले को तो पूछता है मछली कैसी कहानी है, तो मछली एक सामाजिक कहानी है, आपको याद रखना। और ये किस वर्ग की कहानी है, तो आपको याद रखना है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की ये कहानी है, ये आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं इनका नाम किस मुस्लिम पर्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है मुहर्रम, मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बिस्मिल्लाह खां जो है ये कौन सा शहनाई बजाते थे, सॉरी बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये शहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है।
तो महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, जिसमें लड़ाई झगड़ा न सिखाया जाए, वो जो शिक्षा है वो सबसे उदात्त व बढ़िया है। इसे आपको याद रखना है, अहिंसक प्रतिरोध, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना सिखाया जाए, वो जो शिक्षा है वो गांधी जी सबसे उदात्त व बढ़िया मानते थे। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वाणी कब 20 के समान हो जाता है, ये आपको बताना है। वाणी का मतलब होता है बोली, जो बोली है ये 20 यानी जहर के समान कब हो जाता है, तो जब आप लोग बोलते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं, तो जो बोली है ना वो 20 के समान हो जाता है। इसे आपको याद रखना है, राम नाम के बिना ये आपको याद रखना है, जो वाणी है ना, जो बोली है वो 20 के समान हो जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। अब आपको बताना है कि जब रसखान बाबू ये सब लिख रहे थे, अपनी कविताएं जो भी लिख रहे थे, तो उस समय दिल्ली में किस शासक का मतलब राज चलता था, तो आपको याद रखना है जहांगीर। उस समय किस शासक का राजवंश था, तो जहांगीर का था, आपको याद रखना है। और जो रसखान है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो रसखान है ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए, तो रसखान बाबू किस राजवंश में उत्पन्न हुए, तो आपको याद रखना है ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आपको याद रखना है बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ देगा कि रसखान किनके भक्त हैं, तो जो रसखान है ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि प्राजन्य किसे कहा है, आपको बताना है। यहां पे आपको बताना है कि जो कवि हैं वो प्राजन्य किसे बोलते हैं, तो कवि प्राजन्य बाबू किसे बोलते हैं, तो जो कवि हैं वो प्राजन्य आपको याद रखना है बादल को बोलते हैं। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेमघन है वो अपना आदर्श किसे मानते हैं। प्रेमघन कौन है बाबू, तो जो स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो स्वदेशी कविता के लेखक प्रेमघन है। और प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपको नाम याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है, तो भारत मां का जो श्रेष्ठ मुख है उसकी तुलना कवि ने किससे किया है, तो आपको याद रखना है छाया युक्त चंद्र से। एक एक क्वेश्चन बाबू दमदार है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। और आप लोग देखिएगा 17 फरवरी के दिन यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, ये हमारा 100% गारंटी है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 56 नंबर की मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो मिट्टी की बाबू अबोध मूर्ति कौन है, तो आपको याद रखना है जनता। जनता पे कितना भी आप लोग क्या कर लिए, जुलुम कर लीजिए, सितम कर लीजिए, कितना मार काट दीजिए, लेकिन जनता उफ तक नहीं करती। जैसे मूर्ति जो होता है ना, मूर्ति को आग में डाल दीजिए, उस पर कितना भी कोड़ा बरसा लीजिए, लेकिन जैसा मूर्ति का फेस है वैसा ही रहेगा। वैसे ही जनता है, जनता जो है बाबू ये क्या है, तो आपको याद रखना मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता में किसकी चित्रण किया गया है, आपको बताना है। तो हिरोशिमा जो कविता है इसमें किसका चित्रण किया गया है, तो आपको याद रखना है आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। यानी आधुनिक समाज, जो आजकल का समाज है बाबू कैसा समाज है, मॉडर्न समाज है, आधुनिक समाज है, इसे आपको याद रखना है। और आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा कि आजकल के जो आदमी हैं वो कितने राक्षस हो सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का काव्य संग्रह कहां से संकलित है, यानी एक वृक्ष की जो हत्या कविता है इसको कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो एक वृक्ष की हत्या जो है बाबू ये कहां से लिया गया है, तो इन्हीं दिनों से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। और एक वृक्ष की हत्या में बाबू आपको याद रखना है बूढ़ा चौकीदार किसे कहा गया है, तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा गया है। वृक्ष का जो सूखा डाली था वो कैसा था, तो वृक्ष का जो सूखा डाली था आपको याद रखना है वो राइफल की तरह दिखाई देता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में बाबू क्या हुआ, धमाके से देवी जागरण हुआ, बहुत ही धूमधाम से देवी जागरण मनाया गया, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, तो सृष्टि का विकास कब होता है, तो जब
जब यहाँ पे बालक को क ख ग घ सिखाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है और बार बार प्रयास करता है और उसको नहीं आता है, लास्ट में नहीं आता है, तो बच्चा क्या करने लगता है, रोने लगता है। और यही रोना ही क्या है बाबू, सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, तो आपको याद रखना है विफलता पे छलके आंसू। यानी बच्चे जो है ना वो प्रयास करते हैं क ख ग घ लिखने के लिए, वो लिखते भी हैं, लेकिन जब उनसे नहीं लिखा पाता है तो लास्ट में रोने लगते हैं। और यही क्या है, जो विफलता पे छलकता है आंसू, वही क्या है बाबू, सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो लौट कर आऊंगा जो कविता है ये बंगाली है, बंगाली भाषा में है, और इसको बंगाली से हिंदी में बाबू किसने किया, तो आपको याद रखना है प्रयाग शुक्ल। किसने किया था बाबू, प्रयाग शुक्ल ने किया था, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, ये आपको बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे बिन तुम प्रभु जो यहाँ पे जो कविता है ये किस भाषा से लिया गया, तो ये किसका कविता है, मेरे बिन तुम प्रभु, तो आपको याद है रेनर मारिया रिल्के का है। और रेनर मारिया रिल्के बाबू किस भाषा में लिखते थे, तो ये जर्मन भाषा में लिखते थे, इसे आपको याद रखना है। तो ये जर्मन भाषा से इसको हिंदी में किया गया है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। यानी जो दही वाली मंगमा कहानी है इसको कौन लिखे थे, तो दही वाली जो मंगमा कहानी है आपको याद रखना है, ये लिखे हैं श्रीनिवास। कौन लिखे हैं, श्रीनिवास लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो मंगमा है ये कहां के रहने वाली थी, तो मंगमा कहां की रहने वाली थी, तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बहू का नाम आपको याद रखना है नजम्मा था। क्या था, नजम्मा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और सास और बहू में कभी भी पटता नहीं था, जमता नहीं था, हमेशा झगड़ा होते रहता था, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो ढहते विश्वास कहानी जो है बाबू उड़िया भाषा में, इसको उड़िया से हिंदी में किसने कन्वर्ट किया, ये आपको यहां पे बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे क्वेश्चन का आप लोग यहां पे सही आंसर दीजिए। और जो भी बच्चे यहां पे लाइक नहीं किए हैं एक बार देख लीजिए। 61 नंबर रानी देवी, ठीक है, 61 नंबर देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद समाज सुधारक। चलिए, तो यहां पे आप लोग बताइए जल्दी से कि ढहते विश्वास कहानी जो है वो किस लेखक के द्वारा अनुदित है, ये आपको बताना है। राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही बढ़िया। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। 61 नंबर हम एक बार देख लेते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे क्वेश्चन है ना कि यहां पे लौट कर आऊंगा फिर यहां पे जो कविता है वो किसके द्वारा भाषांतरित है, यानी किसके द्वारा आपको बताना है। इसको हिंदी भाषा में मतलब ट्रांसलेट किया गया, भाषांतरित का मतलब हिंदी भाषा में किसने इसको ट्रांसलेट किया है, तो आपको याद रखना है प्रयाग शुक्ल, ठीक है ना, ये हिंदी में। और लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, जीवानंद दास है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का कि मां कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो इसके लिए ट्रिक होता है, मां किससे प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए, तो ईश्वर से। तो आपको याद रखना है ईश्वर पिटलीकर, ये 100% राइट होगा, सी वाला ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगू की मां की कितनी संतानें थी, तो मंगू के मां की जो आपको याद रखना है, एगो मंगू थी, एगो कम्मू थी, और उसके 2 भैया थे बड़े, आपको याद रखना है। यानी मंगू की मां के टोटल, यहां पे टोटल पूछ रहा है, अलावा नहीं पूछ रहा है। मंगू की मां की कितनी संतानें थी, तो मंगू की मां की टोटल 4 संतानें थी, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो जो नगर कहानी है बाबू ये कहां की कहानी है, तो आपको याद नहीं है, तमिल की कहानी है, आपको याद नहीं। तो नगर कहानी जो है ये किस भाषा से अनुदित है, तो ये तमिल भाषा से अनुदित है, ये आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और नगर कहानी के लेखक कौन है, तो नगर कहानी के लेखक आपको याद रखना है सुजाता है। और सुजाता का पूरा नाम पूछता है, तो सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पपाती का उम्र कितना था, तो पपाती का जो उम्र था ये 12 वर्ष की थी। और पपाती को कौन सा रोग हो गया था, मेनिंजाइटिस रोग हो गया था, इसे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आता है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो जो पपाती थी वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पपाती के इलाज के लिए वल्ली अमाल कहां लेके गई, तो पपाती के इलाज के लिए जो वल्ली अमाल है ना, किस शहर में लेके गई, तो मदुरै शहर में लेके गई। किस शहर में लेके गई, ये आपको याद रखना है। इलाज के लिए मदुरै शहर लेके गई, इसे आपको याद रखना है। और मदुरै शहर ले जाने के लिए किस डॉक्टर ने बोला था, तो आपको याद रखना है गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का जो डॉक्टर था, गांव का डॉक्टर, वो बोला था कि मंगू को ले जाइए और मदुरै शहर में दिखाइए बड़े डॉक्टर से, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी बाबू कौन लिखे हैं, तो यहां पे सावर दहिया लिखे हैं। और ये किस भाषा में है, राजस्थानी भाषा में। और राजस्थानी भाषा हिंदी भाषा एकदम मिला जुला है, तो यही राजस्थानी भाषा से ही ये क्या किए हैं, हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसे आपको याद रखना है। तो जब 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 भी क्वेश्चन आएगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो आपको याद रखना है सावर दहिया। सावर दहिया ही क्या किए हैं, इसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि राजस्थानी और हिंदी में ज्यादा बाबू फर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसकी युक्ति है, तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने बोला था, तो आपको याद रखना है, ये बोले थे कालिदास। याद आपको रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कौन बोले थे, कालिदास ने बोला था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी जो है वो डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है वो किस कहानी के केंद्र में है, तो जो लक्ष्मी है आपको याद रखना है, ये ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में। किसमें है बाबू, तो ये ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। और ढहते विश्वास कहानी में क्या दिखाया गया है, तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या को दिखाया गया है कि बाढ़ आता है तो क्या क्या होता है, ठीक है ना। और जो लक्ष्मी, अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये कलकत्ता में करते हैं। लक्ष्मी किसके यहां काम करती है, तो जो लक्ष्मी है वो तहसीलदार के यहां काम करती है। लक्ष्मी के पास पूर्वजों ने लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए, तो पूर्वज जो थे लक्ष्मी के लिए 1 बीघा जमीन छोड़ के गए। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। सदियों की ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी जो है वो सोने की ताज पहनने के लिए ठिलाती है, ये पंक्ति किस कविता की है, तो सदियों की ठंडी बूझी राख जो है सुख बुगा उठी और जो मिट्टी है ये सोने की ताज पहनने के लिए ठिलाती है, ये किनकी है, तो आपको याद रखना है, ये दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर। ये जनतंत्र का जन्म कविता का है, और जनतंत्र का जन्म कविता किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ है, यानी जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका जन्म कब हुआ, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म आपको याद रखना है 1938 में हुआ, आपको याद रखना है। और इनका जन्म बाबू कहां पे हुआ, तो लखनऊ में हुआ। लखनऊ के किस हॉस्पिटल में हुआ, ये 2024 में पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो जफरीन हॉस्पिटल, नाम आपको याद रखना है, जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अब आपको बताना है कि मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे, तो उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिए, तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर जब 18 वर्ष के थे, तो आपको याद रखना है लिपजिंग विश्वविद्यालय से वो पढ़ाई अपना शुरू कर दिए। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मैक्स मूलर हैं वो किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई किया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो मैक्स मूलर बाबू किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई किए, तो आपको याद रखना है लिपजिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मूलर आपको याद रखना है लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई करते हैं, ये आपको याद रखना। और कितने साल के थे तो पढ़ाई शुरू किए, 18 साल के, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र रहा है, तो फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र कौन रहा है, तो आपको याद रखना है अविन्यो। जो अविन्यो है ना, ये आपको याद रखना है, ये फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र रहा है, इसे आपको याद रखना है। और अविन्यो में ही रंग समारोह होता था, इसे आपको याद रखना है। और ये भी अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि रंग समारोह कब होता था, तो ये गर्मियों के दिनों में होता था, इसे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विधा है। अब आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूं क्या है। तो जीत जीत में निरखत हूं पाठ में कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है तो पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज क्या दिए थे, अपना इंटरव्यू दिए थे ना, जिसे बोला जाता है साक्षात्कार। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विधा क्या है, साक्षात्कार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो आपको याद रखना है हिरोशिमा। हिरोशिमा पूछता है कि हिरोशिमा कहां पे है, तो ये आपको याद रखना है जापान पे है। अगर क्वेश्चन आएगा कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, तो उगते सूरज का देश आपको याद रखना है जापान को कहा जाता है। और जापान के हिरोशिमा शहर पे ही द्वितीय विश्व युद्ध में, किस विश्व युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया और यहां से एक ही बार 7 लाख लोग मारे गए, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग यहां पे देखिए, अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु स्याकन बांक नहीं, यह किस कवि की है। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ये कौन लिखे हैं बाबू, तो आपको याद रखना है, ये लिखे हैं, आपको याद रखना है घानानंद। ये किनका है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ये आपको याद रखना है, ये घानानंद ने लिखा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नलिन बिलोचन शर्मा, ये 20 के दांत कहानी लिखे हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि 20 के दांत कहानी किसने लिखा है, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने। और इनका जन्म कब हुआ, तो 1916 में, ये आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल सही जाएगा, ये लिखे थे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना, 20 के दांत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के जो आदि कवि है ना वो सरहपाद हैं, आपको याद रखना है। जो सरहपाद है ना, ये हिंदी के आदि कवि हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने एक हिंदी सरहपाद की कृति कौन सी है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरहपाद की कृति कौन सी है, सरहपाद ने क्या लिखा है, तो आपको याद रखना है जो सरहपाद हैं उन्होंने लिखा है, आपको याद रखना है दोहा कोश। दोहा कोश किसने लिखा है, तो सरहपाद ने लिखा है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि सांवर दहिया डैश भाषा के सफल कहानीकारक हैं। सांवर दहिया जो है बाबू किस भाषा के कहानीकारक हैं, तो सांवर दहिया आपको याद रखना है, लिखे हैं राजस्थान। ये सांवर दहिया जो है ना, ये धरती कब तक घूमेगी कहानी लिखे हैं, और ये किस भाषा की कहानी है, तो आपको याद रखना है, ये आपको राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सांवर दहिया है ना वो किस भाषा के कहानीकारक हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थानी। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देखिए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका जो है वो क्या है, तो आपको याद रखना है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। तो कैसी भूमिका है, तो आपको याद रखना है निर्णायक भूमिका है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछ रहा है यहां पे रंगपा था, रंगपा बाबू कैसा था, तो रंगपा आपको याद रखना है, ये मंगमा कहानी में है। अब क्वेश्चन आता है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मंगमा से कर्ज कौन मांगता है, तो रंगपा। मंगमा का हाथ कौन पकड़ लिया था, तो मंगमा का हाथ पकड़ा था रंगपा। ये सब आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि अमराई का कुआं कहां पे है, तो अमराई का कुआं जो है वो रास्ते में है, आपको याद रखना है। और रंगपा जो था बाबू ये कैसा आदमी था, तो रंगपा तो जो था आपको याद नहीं, ये जुआरी किस्म का आदमी था और ये जुआ खेलता था। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था, आपको बताना है। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के पिताजी खाते थे, आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। झोले में कितनी मछलियां थी, या बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी, तो झोले में बाबू कितनी मछलियां थी, तो झोले में आपको याद रखना है 3 मछलियां थी, और इन 3 मछलियों में से आपको याद रखना है 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली जो थी वो मर गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाई, ये आपको बताना है। तो लेखक के रिश्तेदार बाबू बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं, तो पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगाते हैं, तो 11 रुपया चुराने का आरोप लगाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के जो लेखक हैं वो हैं, आपको याद रखना है रेनर मारिया रिल्के। ये कहां के थे, जर्मनी के थे, आपको याद रखना है। और इनके पिताजी का नाम क्या था, जोसेफ रिल्के, और इनके माताजी का नाम क्या था, मरियम रिल्के, इसे आपको याद रखना है, सोफिया रिल्के। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बाबू बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है ना, ये भारत का प्रमुख बेरोजगारी का ये कारण है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, घनानंद कवि हैं। अब आपको बताना है कि जो घनानंद है ये मतलब कैसे कवि हैं। तो घनानंद बाबू आपको याद रखना है, ये रीति मुक्त कवि है। घनानंद कैसे कवि हैं? तो ये रीति मुक्त कवि हैं, आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जन्म से ही पागल है। बाबू जन्म से ही कौन पागल है? तो आपको याद रखना है मंगू। जो मंगू है ना, ये जन्म से ही पागल है, आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को भाई मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक की मां ने किया, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो मां ने। घर में मछली बनाना और मछली और गोश्त बनाना किसको पसंद नहीं है? तो घर में मछली और गोश्त बनाना लेखक की मां को पसंद नहीं है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए बाबू मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की मां पीस रही थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया। देहवासन यानी मृत्यु हो गया, आपको बताना है। तो जब आपको यहां पे बताना है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया, यानी मर गए, तो आपको याद रखना, पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। और इनकी मृत्यु किस कारण से हुआ? तो आपको याद रखना है, इनका जो मृत्यु हुआ इनके पिताजी का, वो आपको याद रखना है लूह लगने के कारण से हुआ। किसके कारण से हुआ? तो आपको याद रखना है लूह लगने के कारण से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्वामी दयानंद है वो वेदांतियों का वेदांती किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी को घुमा के आता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। दही वाली मंगमा कहा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है, आपको याद रखना है। और ये किस भाषा की कहानी है दही वाली मंगमा? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ललित निबंध है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ललित का मतलब होता है जो बच्चों से संबंधित है, छोटे छोटे। तो इसमें से ललित निबंध कौन सा है? तो आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ है बाबू, ये क्या है बाबू? ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो आपको याद रखना है बेटी ने। यह ऑप्शन देगा छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ललित निबंध कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां। जो बिस्मिल्लाह खां है ना, ये नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 3 बेटे की मां है। अब आपको बताना है इसमें से 3 बेटे की मां कौन है? तो आपको याद रखना है सीता। सीता के 3 लड़के हैं, आपको याद रखना, और उनका नाम क्या है? कैलाश नारायण बिज्जू। ये सीता के तीनों लड़के हैं और ये 3 लड़के की मां है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी दिनकर जी को आपको याद रखना है राष्ट्र कवि कहा जाता है। और दिनकर जी जो है ये राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनके द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म। जो जनतंत्र का जन्म पाठ है उसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सरहपाद किनकी कृति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति कौन सी है? तो सरहपाद बाबू कौन है? तो हिंदी के आदि कवि। अगर क्वेश्चन आएगा हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद है, आपको याद रखना। और सरहपाद क्या लिखे हैं? तो आपको याद रखना है दोहा कोश। दोहा कोश किसने लिखा है? तो दोहा कोश लिखने वाले हैं, आपको याद रखना है सरहपाद, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबू किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ, आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो आपको याद रखना है महू गांव में। किस गांव में? महू गांव में, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन
अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आपको याद रखना है एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कविता नहीं है, अब आपको बताना है इसमें से कौन कविता नहीं है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता है, हमारी नींद कविता है। लेकिन नौबत खाने में इबादत क्या है बाबू, तो ये क्या है, व्यक्ति चित्र है, इसे आपको याद रखना है, ये कविता नहीं है, ये क्या है, व्यक्ति चित्र है, और इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में दिखाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर कौन है बाबू, तो आपको याद रखना भारत के राष्ट्र कवि हैं, और आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म किस जिला में हुआ। तो इनका जो जन्म है ये बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ, और इनके गांव का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर के गांव का नाम क्या है, सिमरिया गांव है इनका, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया। तार सप्तक क्या है बाबू, तो जो अज्ञेय हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं, और 7 कवियों को बैठा के एक कविता लिखवाए, और आपको याद रखना उसका नाम दिए तार सप्तक। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तार सप्तक के संपादक कौन है, तो आपको याद रखना है अज्ञेय हैं, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो नया एक्सपेरिमेंट यानी नया प्रयोग किसने किया, अज्ञेय ने किया, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो खोखा का दांत कौन तोड़ा था, मदन तोड़ा था, इसे आपको याद रखना है। और खोखा के कितने दांत तोड़े गए थे, तो खोखा के 2 दांत टूट गए, इसे आपको याद रखना है। और खोखा और मदन में लड़ाई क्यों होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि खोखा और मदन में लड़ाई का क्या कारण है, तो आपको याद रखना है लट्टू खेलने की ललक। लट्टू खेलने के लिए क्या हो गया बाबू, लड़ाई हो गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जार शाही डैश में थी। तो जार शाही बाबू कहां थी, कहां के राजा को हम लोग जार बोलते हैं, तो आपको याद रखना है यहां पे सोवियत रूस, यानी जो रूस के राजा है ना उन्हें जार बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। जार का मतलब होता है रूस का राजा, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, वो अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, मछली। और मछली क्यों मांगना चाहते थे, क्योंकि कुएं में पाल सके। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना। और क्यों मांगना चाहता है, ताकि वो कुएं में पाल सके, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मंगू जन्म से ही डैश थी। तो मंगू जन्म से ही क्या थी, आपको बताना है। तो जो मंगू है ये जन्म से ही क्या है बाबू, पागल है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, यानी किसको अपना ये गुरु मानते थे, आपको याद ना, किसका अपना चेला मानते थे। तो बिरजू महाराज खुद को किसका चेला मानते थे, तो अपने पिता का, आपको याद रखना, अपने पिता का ये चेला मानते थे, शागिर्द मानते थे, इसे आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज किसको अपना गुरुवाइन मानते थे, तो गुरुवाइन बाबू किसको मानते थे, तो अपनी माता जी को गुरुवाइन मानते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो सुशीरवादों में बाबू शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो आपको याद रखना है शहनाई को। जो शहनाई है ना, ये सुशीरवाद है। सुशीरवाद क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है सुशीरवाद क्या है। तो सुशीरवाद क्या है, तो जिसे फूक फूक कर बजाया जाता है, जिसे मुंह से फूक के बजाया जाता है, वो सुशीरवाद है, इसे आपको याद रखना है। और शहनाई को ही फूक कर बजाया जाता है, और आपको याद रखना है ये सुशीरवादों में इसे शाह की उपाधि प्राप्त है, यानी राजा की उपाधि प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कविता नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है भाई कविता नहीं है, कविता कौन नहीं है, तो अभिनव कविता है, स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, और यहां पे आपको याद रखना है भारत माता, सॉरी अभिनव कविता थोड़ी है, ये तो यात्रा वृतांत है ना, अभिनव कविता थोड़ी है, नहीं है। ए वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है, ये तीनों कविता है। लेकिन जो अभिनव है ये यात्रा वृतांत है, इसे आपको याद रखना है, ये कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर कहां का रहने वाला था। तो जो बहादुर था बाबू ये कहां का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर आपको याद रखना है कहां से भागकर आया था। तो बोर्ड एग्जाम में आता है बहादुर कहां से भाग कर आया था, तो जो बहादुर है ये नेपाल से भाग कर आया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो बहादुर है, आपको बताना है कि जो बहादुर है ये मतलब किसके कारण नेपाल छोड़ के भागा था। तो अपने मां के मार के कारण नेपाल छोड़ के भागा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो रामविलास शर्मा का जन्म आपको याद रखना है 1912। कब हुआ था बाबू, 1912, ये आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है।
तो यहां पे आपको बताना है कि जो ढहते विश्वास कहानी है इसका प्रमुख पात्र कौन है। तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास कहानी में कौन है बाबू, लक्ष्मी है। आपको याद रखना है सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन पाठ लिखे हैं, तो आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो हमारा नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये आपको याद रखना है ये पाश्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, इसे आपको याद रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो लेखक निर्लज अपराधी किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है नाखून। नाखून को निर्लज अपराधी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अविन्यो किस देश में है ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अविन्यो कहां है। तो अविन्यो जो है आपको याद रखना है ये फ्रांस में है, आपको याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अविन्यो बाबू किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है रोन। जो अविन्यो है ना ये रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु कहां पे गिराया गया, तो आपको याद रखना है जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया, कहां पे गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया। और जापान के आपको याद रखना एक शहर है हिरोशिमा, उसी शहर पे गिराया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून किसका प्रतीक है, यानी जो हम लोगों का नाखून है वो किसका प्रतीक है, तो पाश्विक वृत्ति। पाश्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शेरशाह की कीमत, कार की कीमत कितनी है, तो शेरशाह की जो कार थी बाबू उसका प्राइस कितना था, तो 7,500। इसे आपको याद रखना है, 7,500 कहां है, तो 7,500 ऊपर है। और शेरशाह की कार जो थी वो किस रंग की थी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो शेरशाह जो शेरशाह है ना इनका कार किस कलर की थी, तो ये काली कलर की थी, इसे आपको याद रखना है। लगता एकदम कोयल की तरह लगता था, एकदम चमचमाती हुई। और इनके कार का नाम क्या था, तो स्ट्रीमल इंड था, इसे आपको याद रखना है। सेन साहब की कार का नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड, नाम आपको याद रखना है। सेन साहब की कार का नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 20 के दांत पाठ की विदा है। तो 20 के दांत बाबू किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है जो 20 का दांत है ना, ये 20 का दांत पाठ की विदा है। तो 20 का दांत भाई कहानी है ना, 20 का दांत क्या है, कहानी है, आपको याद रखना है। इसमें मदन और कासू का कहानी दिखाया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या बाबू किस कहानी में दिखाया गया है, तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास कहानी में। ढहते विश्वास कहानी में आपको याद रखना है बाढ़ की समस्या दिखाया गया है। और ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का जो घर है बाबू किस नदी के बांध के नीचे है, तो आपको याद रखना है देवी नदी के बांध के नीचे है लक्ष्मी का घर, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध आपको याद रखना है वेदांत दर्शन से। किससे है, वेदांत दर्शन से, इसे आपको याद रखना है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, वेदांत दर्शन से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करते थे। भाई लक्ष्मी के पति कौन थे, तो लक्ष्मी के पति लक्ष्मण थे। वो कहां पे नौकरी करते थे, तो आपको याद रखना है कोलकाता में नौकरी कहां पे करते थे, कलकत्ता में, आपको याद रखना है। ठीक है, और लक्ष्मी किसके घर पे काम करती थी, तो जो लक्ष्मी थी वो तहसीलदार के यहां काम करती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज बाबू क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे, तबला बजाते थे, कि कथक नृत्य करते थे, कि संतूर वादन करते थे। तो बिरजू महाराज जो है बाबू आपको याद नहीं, ये डांसर थे, ये नृत्य करते थे। और कौन सा नृत्य करते थे, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो नाम आपको याद रखना है कथक नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम में आता है। भाई बहादुर का पूरा नाम बताइए, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, उड़ाना का मतलब होता है हटाना, तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो लेखक की पत्नी जो निर्मला है वो बहादुर के नाम से अपना दिल शब्द मतलब दिल शब्द उड़ा देती है, खाली बहादुर बहादुर बोलती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्माई, यह पंक्ति किसकी है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्माई, ये कौन लिखे हैं, तो आपको याद रखना है गुरु नानक। जो गुरु नानक जी है ना, ये सिखों के पहले गुरु हैं, आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कहानी है, अब इसमें से आपको कहानी ढूंढना है कौन सी है,
तो आपको याद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। बहादुर कौन सी है, तो बहादुर बाबू आपको याद है कहानी है। इसमें बहादुर की कहानी दिखाया गया, इसे आपको याद है, तो आपको बस इसमें से ध्यान से देख लेना है कौन कहानी, आपको सब पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि पाठ कौन लिखे हैं, तो गुणाकर मूले। और गुणाकर मूले का जन्म कहां पे हुआ है, महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि पाठ के जो लेखक हैं वो गुणाकर मूले हैं, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। तो आपको याद है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद कहां है जी, यहां पे छूट गया है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, ठीक है ना, क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। चलिए इसमें छूट गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो आपको याद रखना है कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये शहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ना, आपको याद रखना है मुस्लिम धर्म के मुहर्रम से है, क्योंकि मुहर्रम में ये अपना शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पपाती डैश कहानी की पात्र है। जो पपाती है बाबू वो किस कहानी में है, तो आपको याद रखना है कि जो पपाती है ये नगर कहानी में है, आपको याद रखना है किस कहानी में है, नगर कहानी में, ये आपको याद रखना। और पपाती की मां कौन है, वल्ली अमाल है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इबादत का अर्थ क्या होता है, यहां पे आपको बताना है भाई इबादत का अर्थ क्या है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना, पूजा करना, ये आपको याद रखना है, उपासना या पूजा करना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो आपको याद रखना है खोखा। जो खोखा है ना, ये सेन साहब के आंखों का तारा है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, तो सेन साहब खोखा को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदी लिखी जाती है, भाई हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाई किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो जो मराठी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। नेवरी किस भाषा में लिखी जाती है, तो आपको याद है देवनागरी लिपि में। नेपाली किस में लिखी जाती है, तो यह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। हिंदी की विविध बोलियां किस में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी में। ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक है सावर दहिया, और ये राजस्थान के थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मोटर कार को अगर खतरा था तो डैश से, अगर मोटर कार को खतरा था तो किससे था, तो खोखा से था, क्योंकि खोखा जो था वो तोड़ फोड़ देता था, खोल उल के रख देता था, गाड़ी का हवा भी निकाल देता था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मोटर कार को अगर खतरा था तो बाबू किससे, तो आपको याद रखना है खोखा। खोखा का दूसरा नाम क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे खोखा का दूसरा नाम, तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लिपि को क्या किया, क्या कहा है, तो ईसा के 14वीं 15वीं सदी के जो विजयनगर के शासक थे ना, अपने लिपि को क्या बोलते थे, तो अपने लिपि को बोलते थे कि मेरी जो लिपि है ना वो नंदी नागरी है, इसे आपको याद रखना है। क्या नाम देते थे, नंदी नागरी नाम देते थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबू कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1891, 14 अप्रैल 1891, पूरा आप लोग याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, किसने बाबू प्रयोग किया, किसने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको याद रखना है अज्ञेय ने। अज्ञेय ने 7 कवियों को बुलाया और एक कविता लिखवाया जिसका नाम दिए तार सप्तक, और खुद इसका संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। तो ये प्रयोगवादी कवि हैं, एक्सपेरिमेंटल कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पे जो वीर केरलस जैसे शब्द लिखे गए
गए थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो केरल के शासकों पे जो सिक्के होते थे, केरल के शासकों के जो सिक्के होते थे उस पे वीर केरलस से लिखा रहता था, और वो किस लिपि में लिखा जाता था? तो आपको याद रखना है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि किस शासक ने राम और सीता की आकृति वाले, आपको याद रखना है, सिक्के चलाए? तो आपको याद रखना है यहां पे बादशाह अकबर जो थे वो राम और सीता की आकृति वाले आपको याद रखना है सिक्के चलाए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदे, या झोले में कितनी मछलियां थी, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो लेखक के पिता कितनी मछली खरीदे थे, या झोले में कितनी मछलियां थी? 3 थी, जिसमें से 2 गो जिंदा थी और 1 गो मर गई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि बाबू कौन लिखे हैं? गुणाकर मूल्य लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का जो पूरा नाम है ये दिल बहादुर है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परंपरा का ज्ञान है बाबू ये किसके लिए है? तो परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए है जो लकीर का फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए बाबू आपको याद रखना है परंपरा का ज्ञान है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मछली लेकर कौन भाग गया? तो मछली लेकर कौन भागा? तो आपको याद रखना है संतु। संतु कौन है? तो लेखक का छोटा भाई है, और ये मछली लेकर भागा, किसमें लपेट के लेके भागा? गमछी में लपेट के लेके भागा। किसमें? गमछी में लपेट के लेके भागा। और क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, क्योंकि जो भग्गू था, भग्गू कौन था? अगर क्वेश्चन पूछ दे भग्गू कौन था, तो भग्गू घर का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। ये मछलियों को पहले पटक पटक के मारता था, फिर काटता था। संतु देखा और क्या किया कि मछली उठाया, गमछी में लपेटा, लेके भागना चालू किया कुएं में डालने के लिए। लेकिन संतु से मछली कौन छीनने लगा? तो जो घर का नौकर है भग्गू, ये मछली छीन लेता है वापस, इसे आपको याद रखना है। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि किसने पूछा भैया अभी मछली कट जाएगी? तो ये किसने पूछा था कि भैया अभी मछली क्या, ये मछली कट जाएगी? तो आपको याद रखना है संतु। जो संतु है ना, ये पूछा था अपने भैया, बड़े भैया से, आपको याद रखना है जो लेखक हैं उनसे पूछा था कि भैया ये मछली अभी कट जाएगी क्या? तो ये सब आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा में कौन सी हिंदी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं, या हिंदी की जो विविध बोलियां हैं उसको किस में लिखते हैं? तो हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? शंभू महाराज, ये आपको याद रखना है। बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम शंभू महाराज था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जार शाही कहां थी? जार का मतलब होता है राजा, ठीक है ना, सम्राट। जार शाही कहां थी? तो जार किसे बोला जाता है? तो जो रूस के राजा होते हैं ना उन्हें जार बोला जाता है। तो जार शाही कहां थी? तो आपको याद रखना है रूस में, या सोवियत संघ रूस ऐसे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश कौन लिखे हैं? सरहपाद लिखे हैं। और जो सरहपाद है ना ये हिंदी के आदि कवि, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के जो आदि कवि हैं ये सरहपाद हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इनका नाम आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो बाबू आपको याद रखना है अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म दिवस आता है, इसे आपको याद रखना है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो जो गुरु नानक हैं ये आपको याद रखना है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। जो गुरु नानक हैं वो किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो जो गुरु नानक हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, आपको याद रखना है। रसखान दिल्ली से कहां चले गए ये आपको बताना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रसखान है ये दिल्ली से कहां चले गए। तो रसखान बाबू कहां पे चले गए? दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। और रसखान के बाबू आपको याद रखना है गुरु जी का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। रसखान को बाबू शिक्षा किसने दिया? और ये लिखा गया है 252 बैचलरों की वार्ता में, ये लिखा गया है कि रसखान को डैश ने शिक्षा दिया। तो रसखान को बाबू शिक्षा किसने दिया था? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। विद्यालय ने? नहीं 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 नहीं, किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई ये क्या आप लोग दे रहे हैं? गोस्वामी विठलनाथ। देखिए अब बच्चों का आंसर आ रहा है, आप लोग याद रखिएगा इसे कि रसखान को बाबू आपको याद रखना है शिक्षा किसने दिया?
या पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दिया? तो गोस्वामी विठल नाथ ने, इसे आपको याद रखना है। और ये कहां पे लिखा गया है? तो आपको याद रखना है 252 बैष्णव की वार्ता में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू जो थी बाबू, ये जन्म से पागल थी और इसके बड़ी बहन ठीक थी, इसकी बड़ी बहन का नाम कमू था, लेकिन कमू का शादी हो गया था, इसे आपको याद रखना है। अगर पूछ दे कि कमू का शादी हुआ था कि नहीं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? जी बिल्कुल, कमू का शादी हो गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सतकौड़ी होता कथाकार है। सतकौड़ी होता कहां के कथाकार हैं? तो जो सतकौड़ी होता है आपको याद रखना है, ये है उड़िया भाषा के कथाकार, उड़ीसा के हैं, ये आपको याद रखना है। और ये उड़ीसा में आपको याद रखना है परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कौन से कवि हैं जो उड़ीसा के परिवहन मंत्री थे? तो उड़ीसा के परिवहन मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है सतकौड़ी होता। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो क्या लिखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे 1915 में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुचित लजाए किस पंक्ति की कविता है? अभी यहाँ के जो लोग हैं ना, वो हिंदुस्तानी से भी शर्माते हैं, बोलते हैं कि मतलब हिंदुस्तानी से भी शर्म आता है, वो हिंदी भाषा के जगह पे इंग्लिश यूज कर रहे हैं, विदेशियों की तरह कपड़ा पहन रहे हैं, विदेशियों की वेशभूषा में वो है, विदेशियों की तरह खाना खा रहे हैं। ये किसका है? ये किस कविता की है? तो आपको याद नहीं, ये स्वदेशी कविता की है। और स्वदेशी कविता किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है प्रेमघन ने लिखा है। किसने? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? जो रसखान थे ना बाबू, ये श्री कृष्ण के भक्त थे, आपको याद रखना है। और ये किस विषय में सिद्ध थे? तो आपको याद रखना है सवैया छंद में, ठीक है ना। किसमें थे? सवैया और छंद में सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अमराई का कुआं कहां है? यहीं पे क्या किया था? जो रंगपा था वो मंगमा का हाथ पकड़ लिया था, इसे आपको याद रखना है, अमराई का कुएं के पास। तो अमराई का कुआं कहां पे है आपको याद रखना है? तो अमराई का कुआं जो है वो रास्ते में है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि पपाती की उम्र क्या थी? भाई पपाती जो थी ये कितने साल की थी? तो पपाती 12 साल की थी और पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीता रुआसी क्यों हो गई? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीता है, रुआसी होने का मतलब रोने जैसा मुंह बनाना, उसे रुआसी बोला जाता है। तो सीता रुआसी क्यों हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। क्या देखकर? तो अपना काला ओढ़ना देखकर जो सीता है ना, वो रुआसी हो गई, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बहादुर है वो अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो मां के मार के कारण से भागा था, इसे आपको याद रखना है। क्यों भागा था? तो मां के मार के कारण से भागा था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, क्योंकि जो बहादुर है अपनी मां की प्यारी भैंस को खूब पीटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बिरजू महाराज कौन सी शैली के नर्तक हैं? यानी आपको बताना है कि जो बिरजू महाराज हैं ये किस शैली के नर्तक हैं, यानी किस शैली का ये डांस करते हैं। तो बिरजू महाराज कौन सा शैली का डांस करते हैं? तो आपको याद रखना है कथक। जो बिरजू महाराज है ना, वो कथक डांस करते हैं, ये आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आपको यहां पे बताना है कि जो अशोक वाजपेयी हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी कौन है? तो अभिनव पाठ के लेखक हैं, और इनका जो जन्म है ये 16 जनवरी 1941 को हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, विनवल क्या है? तो अब आपको बताना है भाई विनवल क्या है। तो विलवन क्या है बाबू? एक छोटा सा गांव है, इसे आपको याद रखना है। और जो विलवन भी है ना, ये भी रोन नदी के किनारे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विलवन क्या किस नदी के किनारे है, तो जो विलनव है ये भी आपको याद रखना है, ये भी रोन नदी के किनारे है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारी नींद कविता कहां से ली गई? यानी जो हमारी नींद कविता है ये कहां से ली गई है? तो हमारी नींद जो कविता है ये दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत को बाबू जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर। जो मैक्स मुलर थे ना, ये मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद किए, इसे आपको याद रखना। और मेघदूत बाबू किसका किताब है? तो आपको याद रखना ये कालिदास का किताब है। किनका है? तो आपको याद रखना ये कालिदास का किताब है।
अगला जो क्वेश्चन है कि मंगमा को किससे विवाद था। अब आपको बताना है कि जो मंगमा थी इसको किससे विवाद था, किससे झगड़ा था, इंपॉर्टेंट है। तो मंगमा को किससे विवाद था, तो अपनी बहू से था, इसे आपको याद रखना। और मंगमा की बहू का नाम क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो मंगमा की बहू का नाम जो है नजम्मा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के पिता का क्या, पति का क्या नाम है, आपको बताना है। लक्ष्मी के जो है पति, आपको बताना है लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मी के जो पति हैं इनका नाम क्या है बाबू, आपको याद रखना है लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं, तो जो लक्ष्मण जी हैं ये कोलकाता में नौकरी करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो आपको याद रखना है देवी नदी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और लक्ष्मी के ससुर, क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में दबा के मर गए। तो आपको याद रखना है आपको याद रखना है भारत की जो सबसे बड़ी बांध है, बड़ा बांध है, आपको याद रखना है उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध में पत्थर से चपा के मर गए। यह भी क्वेश्चन आता है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए। तो कटक शहर को बांध से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो आपको याद रखना है महाराज यताति केसरी। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, आपको बताना है। तो जो पपाती है ये बेहोश क्यों हो गई थी, तो जो पपाती है इसको तेज बुखार हो गया था और ये तेज बुखार के कारण बेहोश हो गई थी, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है, आपको बताना है। तो जो हिरोशिमा है ये जापान में है और हिरोशिमा पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ये आपको याद रखना है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ बाबू कौन लिखे हैं, तो अपने महात्मा गांधी जी लिखे हैं। और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता बाबू किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के भी लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है आपको बताना है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो आपको याद रखना है भारत से हम क्या सीखे, ये आपको याद रखना है भाषण है। और ये किनका भाषण है, तो मैक्स मूलर का भाषण है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कौन बोले थे, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है ना, ये मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती बोले थे, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संस्कृत के विद्वान थे। दधीची के हड्डी से क्या बना था, आपको बताना है। तो दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो दधीची के हड्डी से आपको याद रखना है इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र किससे बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, आपको याद रखना है दधीची के हड्डी से, इसे आपको याद रखना। क्वेश्चन ये उलट के भी पूछ देता है, इंद्र का वज्र किससे बना था, इंद्र का वज्र किसके हड्डी से बना था, ऐसे क्वेश्चन आता है। इंद्र का वज्र किसके हड्डी से बना था, तो आपको याद रखना है दधीची, दधीची के हड्डी से बना था इंद्र का वज्र, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन आता है कि बाबा साहेब कहकर किन्हें पुकारा जाता है। तो बाबा साहेब कहकर किन्हें पुकारा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन आता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी को, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 में। कहां पे, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था, एक दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के जो रचयिता हैं ये आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है, 20 के दांत बाबू कौन लिखे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 के दांत कहानी का हीरो कौन है, तो मदन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार अगर आपको सच्चा दर्शन भारत देखना है, अगर आपको सच्चे भारत की दर्शन करना है, तो आपको कहां जाके देखना होगा, तो आपको याद रखना है गांव में। कहां पे, ग्रामीण भारत में, आपको याद रखना है मैक्स मूलर के अनुसार अगर आप लोग ग्रामीण भारत में जाते हैं तो आपको भारत माता का मतलब सच्चे भारत का दर्शन होगा, इसे आपको याद रखना है गांव में।
अगला क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने बोला था? तो कालिदास ने बोला था, आपको याद रखना है। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अविन्यो बाबू जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोन नदी के किनारे बसा हुआ है या रोन नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और अविन्यो और विनलव, अविन्यो और विलनव जो गांव है उसके बीच में कौन सी नदी है? तो रोन नदी बहती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में बाबू आपको याद रखना है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग आपको देखना है, अगर मध्यम वर्ग में भी आगे निम्न लगा रहेगा तो निम्न मध्यम वर्ग, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? ख्याति का मतलब होता है पॉपुलर। बिरजू महाराज जो है वो किस रूप में पॉपुलर हैं, लोग इन्हें किस रूप में जानते हैं? तो बिरजू महाराज है ना डांसर के रूप में फेमस है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज जो है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में ये पॉपुलर हैं? तो आपको याद रखना है ये नर्तक के रूप में पॉपुलर हैं, इन्हें डांसर के रूप में सब लोग जानता है। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो ये आध्यात्मिक शिक्षा को क्या मानते थे? तो हृदय की शिक्षा मानते थे, इसे आपको याद रखना। आध्यात्मिक शिक्षा को ये हृदय की शिक्षा मानते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो मेरे बिन तुम प्रभु को हिंदी में बाबू किसने किया? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती है ना ये किए थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण कवि है। तो जो कुंवर नारायण कवि है ना ये एक वृक्ष की हत्या कवि के कविता के कवि हैं, आपको याद रखना है। और ये नगर के बारे में ज्यादा संवेदनशील रहते थे, नगर के बारे में ज्यादा लिखते थे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कुंवर नारायण कवि हैं तो आपको याद रखना है नगर संवेदना की। ये कैसे कवि हैं? तो ये नगर के बारे में ज्यादा तत्पर रहते थे, ये नगर संवेदना के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो जनतंत्र के शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद रखना है। और इनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर से मार खाकर बाबू भैंस किसके पास भाग के आई? तो मां के पास आई, से आपको याद रखना। और जो मां है ना देखी कि बहादुर आज बहुत मारा है तो उसको भी आज दुगुना मारूंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निबंध के लेखक है। अब इसमें से आपको बताना है निबंध इसमें से कौन लिखे हैं। तो गुणाकर मूल्य जो लिखे हैं ना, भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है बाबू? भाषण है। अज्ञा जो लिखे हैं वो कविता लिखे हैं। पंत जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं बाबू? आपको याद रखना है। अच्छा, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य ये क्या लिखे हैं? गुणाकर मूल्य लिखे हैं, आपको याद रखना है। गुणाकर मूल्य लिखे हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? निबंध है ना। तो यहां पे पूछ तो रहा है निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। और जो गुणाकर मूल्य लिखे हैं आपको याद रखने क्या लिखे हैं? तो ये लिखे हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। तो हो गया अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तार सप्तक यानी 7 कवियों के द्वारा लिखा गया तार सप्तक के संपादक और प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अज्ञा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि हिरोशिमा किस देश में? अब आपको बताना भाई हिरोशिमा जो शहर है वो किस देश में? तो हिरोशिमा जो शहर है वो जापान देश में है और उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता हूं दोस्त। किस पंक्ति का पाठ है? अब आपको बताना है कि दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता हूं दोस्त। ये किस पंक्ति की पाठ का है? तो दूर से कौन ललकारता है? तो जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है वो ललकारता है, इसे आपको याद रखना। और ये एक वृक्ष की हत्या पाठ की कविता की पंक्ति है, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो वृक्ष था वो कहां पे था? लेखक को वृक्ष कहां पे हमेशा मिलता था? तो घर के दरवाजे पे मिलता था, इसे आपको याद रखना है। और वृक्ष का जो सूखा डाली था वो कैसा दिखाई देता था? तो आपको याद रखना है राइफल की तरह, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हलकारे का अर्थ क्या होता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हलकारे का अर्थ क्या होता है। तो हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो संदेश वाहक यानी जो संदेश पहुंचाते हैं उसे बोला जाता है हलकारे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करते हैं? तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ में जो कवि हैं जीवानंद दास। लौट कर आऊंगा पाठ किसने लिखा है? जीवानंद दास। ये एक बंगाली कविता है। और ये कहां लौटने की बात करते हैं? तो ये बंगाल में लौटने की बात करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये किसका हंस बनना चाहते हैं? तो आपको याद रखना है किसी किशोरी का यानी किसी लड़की का हंस बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आदर्श समाज जो है वो स्वतंत्रता
समानता, भ्रांतित्व पर आधारित होगा। किसने कहा? किसने कहा कि ये जो समाज है ये इसमें स्वतंत्रता होगा, सभी लोगों को, सभी लोगों में समानता होगा और भाईचारा होगा, भ्रांतित्व होगा, भ्रांतित्व पे आधारित होगा। किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने बोला। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? तो कासू, कासू यानी खोखा की बहनें थी। और ये किनकी बेटियां थी? तो आपको याद रखना है सेन साहब की बेटियां थी। और इनका रहन स्वभाव कैसा था? तो सुशील था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्लेटो और कांट थे महान डैश। तो प्लेटो और कांट क्या थे? तो महान, आपको याद रखना है, दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। आपको याद रखना है प्लेटो और कांट। और प्लेटो और कांट कहां के थे? तो यूनान के थे। इसे आपको याद रखना है, यूनान आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा कहां की भाषा है? तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये कहां की भाषा है? साउथ इंडियन, ठीक है ना, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत की भाषा है। इसे आपको याद रखना है। जो साउथ इंडियन हम लोग मूवी देखते हैं ना, इन्हीं लोग इसी भाषा में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? तो आपको याद रखना है शास्त्रीय गायक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे आपको याद रखना है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व जो है आपको याद रखना है, ये शास्त्रीय गायक है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है अविन्यो। जो अविन्यो है ना, वो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उर्वशी पे मिला। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 200 में से कितना सही हुआ। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कि आपका 200 में से कितना सही हुआ। फटाफट आप लोग यहां पे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपका 200 में से कितना। सर 97 गलत है। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं, 197 में क्या दिक्कत है? अरे इसमें क्या गलत है जी? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा ये साउथ इंडियन भाषा है ना, दक्षिण भारत की भाषा है। कहाँ का भाषा है? 200 में से 200 बिट्टू कुमार, वाह। मेरा नाम अनिकेत है। संत कुमार बहुत ही बढ़िया। लवली कुमारी बहुत ही बढ़िया। लवकुश, माही, श्रेया बहुत ही बढ़िया। विकास, आदित्य बहुत ही बढ़िया। दीपक, ब्यूटी मिश्रा बहुत ही बढ़िया। सीता बहुत ही बढ़िया, सीता जी भी पढ़ रही हैं। चलिए, अरुण बहुत ही बढ़िया। रूपा कुमारी, विशाल भाई बहुत ही बढ़िया। कृष्णा, ब्राह्मण बॉय, मनीष भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए, जय गुरुदेव बहुत ही बढ़िया। पूजा कुमारी, कमलेश, मंजीत, कलुआ डॉन, वाह कलुआ डॉन, वाह। राहुल कुमार बहुत ही बढ़िया। सैफ अली बहुत ही बढ़िया। संजीत भाई बहुत ही बढ़िया। माँ का लाडला बहुत ही बढ़िया। प्रीतम, रोशन, आपकी मोम, परी पीएस, वाह। आपकी मोम की कौन नाम है जी? दीपू दीवाना बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है भाई, पढ़ाया हुआ कभी कभी गलती होता है, ऐसे गलती नहीं होता है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही याद है। सर आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सर है? सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार, सिवान। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लिए काफी अच्छी तरीके से। अब देखते हैं अगला क्लास अगर हो पाएगा तो करवा देंगे, ठीक है ना, नहीं तो सुबह तो हम मिलवे करेंगे आपसे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।